Hello everyone, welcome back to Groot Academy. This is me Namrata Dagra, twice UGC नेट qualified in English. तो आज से हम प्रीवियस ईयर पेपर्स की इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आज की जो हमारी वीडियो है वो एसएससी सीजीएल के 3 मार्च 2020 को जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके बारे में है, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So our first question is select the passive form of the given sentence और given sentence है the manager keeps the work pending। इसका passive form क्या होगा? ये guys voice का question है। तो first option है the work was kept pending by the manager। Second is the work are being kept pending by the manager। Third is the work has been kept pending by the manager। फोर्थ इज द वर्क इज केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर। सो आई एम श्योर आपने अभी तक आंसर गेस कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर बिकॉज ये जो सेंटेंस गिवन है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है तो वो पैसिव फॉर्म बन जाती है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एंड द गिवन वर्ड इज ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जिसके बिना काम ही ना चले, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्लिगेटरी। तो इसका सिनोनिम क्या होना चाहिए? एग्रेसिव? नेवर, बिल्कुल भी नहीं। एग्रेसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला। मैंडेटरी मतलब ज़रूरी, बहुत ज़रूरी, जिसके बिना काम ना चले। यूजलेस का मतलब निरर्थक, वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, जिसका कोई काम ना हो। और रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह इंसान, जो मतलब बिना किसी रिजल्ट की चिंता किए कुछ भी कर दे कभी भी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, मैंडेटरी, कंपल्सरी, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। नीचे जो सेंटेंस दिया हुआ है उसके अंदर आपको ये देखना है कि जो पोर्शन अंडरलाइन किया हुआ है उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए या नहीं। अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नो इम्प्रूवमेंट। और अगर कोई और सब्स्टिट्यूट आ सकता है 2, 3, 4 ऑप्शंस में से, तो कौन सा आ सकता है? सब्स्टिट्यूट कहते हैं कि जो अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन है उसकी जगह पर हम कुछ और ऑप्शन रख सकते हैं या नहीं। यानी कि अगर हम किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ रिप्लेस कर सकते हैं तो वो उसका सब्स्टिट्यूट होता है। तो सेंटेंस है द डायरेक्टर विल अग्री विद द प्रपोजल इफ़ वी डोंट एक्सीड द बजट। तो इसमें अंडरलाइन पोर्शन है अग्री विद द प्रपोजल एंड द ऑप्शंस आर नो इम्प्रूवमेंट, नंबर 2 agree on a proposal, number 3 agreed by the proposal, number 4 agree to the proposal। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? The right answer is option number 4, agree to the proposal। अब सवाल ये उठता है कि अग्री विद क्यों गलत है? अग्री विद का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी इंसान से अग्री करते हैं, जैसे आई एम अग्री विद यू। और अग्री टू का यूज हम तब करते हैं जब किसी प्रपोजल की बात चल रही होती है, किसी ने कुछ सुझाव दिया और आप उससे अग्री करते हैं तो आप अग्री टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। इस सेंटेंस के अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके अंदर ग्रामेटिकल एरर है, मतलब मिस्टेक है? One of the boys from our school have been selected for National Badminton Championship। तो options हैं, number 1 is for National Badminton Championship, number 2 is have been selected, number 3 is from our school, number 4 is one of the boys। इसके अंदर option number 2 is right answer क्योंकि यहाँ have been selected की बजाय has been selected आना था। ऐसा क्यों? इस सेंटेंस की स्टार्टिंग देखिए आप एक बार, one of the boys। one of the boys का मतलब क्या होता है? बहुत सारे बॉयज़ में से एक। तो यानी कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की बात नहीं हो रही, एक की बात हो रही है। एक बॉय सेलेक्ट किया गया है हमारे स्कूल से। तो सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हैज़ का यूज़ होता है और हैव का यूज़ होता है प्लूरल नाउन्स के साथ, इसलिए ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर हैज़ बीन सेलेक्टेड आना था, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 दैट सेज given below are 4 jumbled sentences, select the option that gives their correct order। ये जो नीचे sentences दिए हुए 4 A B C D, ये
जम्बल्ड सेंटेंसेस है, यानी कि उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं और अब आपको इनका सीक्वेंस डिसाइड करना है। नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं 1 2 3 4, इनमें से एक इनका सही सीक्वेंस है। तो अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। Sentence A is, however, the rate of population increase is another important factor to consider. B is, this change can be expressed in two ways. C is, growth of population refers to the change in the number of inhabitants of a country. D is, first, in terms of absolute numbers, and second, in terms of percentage change. अब आप मुझे बताइए कि इन चारों सेंटेंसेस को हम एक ऑर्डर में करेंगे तो पहले कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा और चौथे नंबर पे कौन सा आएगा। और इस सीक्वेंस के बेस पर हमें 1 2 3 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है। तो जल्दी से सोचिए। सो फ्रेंड्स, बहुत इजी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 CBDA। सबसे पहले आएगा सी, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। यानी कि इसमें ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब बताया हुआ है कि जब किसी कंट्री के अंदर लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको कहते हैं कि पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, राइट। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी, कि ये जो चेंज आ रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ में, इसको 2 तरीक़ों से एक्सप्रेस किया जा सकता है। फिर आता है ऑप्शन नंबर डी, वो 2 तरीके कौन से हैं, फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स एंड सेकंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज, ठीक है। और इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर ए है कि जो पॉपुलेशन की दर बढ़ रही है उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ध्यान में रखने के लिए। Therefore, option number 1 CBDA is the right answer. Fine. Now come on, let's move towards question number 6 and let's see what it says. Fill in the blank with the most appropriate word. जो सबसे सही वर्ड है उससे आप इस खालिस्तान को भरिए। So the sentence is, we must dash help to the homeless and physically disabled people. तो क्या ऑप्शन होना चाहिए सही? ऑप्शन नंबर 1 इज़ एक्सर्ट। एक्सर्ट का मतलब होता है कोई चीज़ आपके पास पड़ी है तो आप उसका यूज़ करें, जैसे नॉलेज है, नॉलेज का यूज़ करना। कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट का मतलब होता है सहयोग करना। रेंडर, रेंडर का मतलब होता है प्रोवाइड करना या फिर किसी को कुछ देना भी कह सकते हैं। और डोनेट का मतलब होता है पैसों से हेल्प करना या दान देना। तो डोनेट का मतलब एक तरह से हेल्प करना ही हो गया, तो हेल्प वर्ड तो उसके अंदर दे ही रखा है तो डोनेट तो बिल्कुल नहीं आएगा। एक्सर्ट भी नहीं आ सकता, कंट्रीब्यूट भी नहीं आ सकता। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रेंडर। रेंडर का मतलब देना, हमें हेल्प देनी चाहिए, तो वी मस्ट रेंडर हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। फाइन। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड. Fill in the blanks with the help of the alternatives given. Select the most appropriate option for each blank. नीचे जो पैसेज दिया गया है उसके अंदर कुछ वर्ड्स को डिलीट किया गया है और आपको इन सभी जगहों पर सबसे सही लगने वाले वर्ड्स फिल करने हैं और जिनके लिए ऑप्शंस आपको नीचे दिए जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ब्लैंक 1 का देखते हैं। कम्युनिकेशन प्लेज अ डैश रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन। अब यहाँ क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 इज़ बेटर, नंबर 2 इज़ टोटल, नंबर 3 इज़ वाइटल, नंबर 4 इज़ लाइफलेस। आइए ऑप्शन नंबर 4 से शुरू करते हैं। लाइफलेस, लाइफलेस का मतलब होता है निर्जीव। ऑप्शन नंबर 3 है वाइटल। वाइटल का मतलब होता है बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी, या हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण। सेकेंड ऑप्शन है टोटल। टोटल का मतलब सारा ही, कंप्लीट रोल सिर्फ कम्युनिकेशन का ही है हमारी लाइफ में। और नंबर 1 इज़ बेटर। बेटर का मतलब होता है उससे ज़्यादा अच्छा, यानी कि ये एक कंपैरेटिव डिग्री है जो दो चीज़ों के बीच में जब कंपैरिजन होता है तब यूज़ की जाती है, लेकिन यहाँ पर तो कोई कंपैरिजन है नहीं। सो द राइट आंसर विल बी वाइटल, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर हमें ब्लैंक नंबर 2 को फिल करना है। सो द सेंटेंस इज, इट कैन बी लर्नड बाय आवर डैश एफर्ट्स। कम्युनिकेशन को हमारे इन एफर्ट्स की वजह से सीखा जा सकता है। तो क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 2 इज़ कॉन्ट्रडिक्टरी, नंबर 3 इज़ कॉन्शियस, नंबर 4 इज़ अनक्लियर। अनक्लियर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, यानी कि जो क्लियर ही नहीं है एफर्ट्स उसमें तो क्या ही सीख सकते हैं। कॉन्शियस का मतलब होता है बड़े ध्यान से। कॉन्ट्रडिक्टरी का मतलब होता है बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत, यानी कि ऑपोजिट।
और इम्पॉर्टेंट आपको पता ही है, तो सबसे सही जो आंसर बैठ रहा है वो ऑप्शन नंबर 3 है, कॉन्शियस। बड़े ध्यान से किए जाने वाले एफर्ट्स की बदौलत हम कम्युनिकेशन स्किल्स को सीख सकते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, कॉन्शियस. So the next question is question number 9. Select the most appropriate option for blank number 3. Today, success in our professional life depends on our dash to read, write and speak well, which results in effective communication. आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अगर कामयाबी चाहिए तो सबसे पहले आपको लिखना, पढ़ना और बोलना अच्छे से आना चाहिए, तभी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन मानी जाती है. तो यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है जो आपको गेस करना है कौन सा है. सो आवर ऑप्शंस आर नंबर 1 फैसिलिटी. फैसिलिटी यानी कि आपके पास क्या सुख सुविधाएं हैं. नंबर 2 इज़ वैरायटी. वैरायटी यानी कि आपके पास कितने ऑप्शंस हैं. नंबर 3 इज़ एबिलिटी. एबिलिटी यानी कि आपकी योग्यता. नंबर 4 इज़ एजिलिटी. एजिलिटी कहते हैं आप में कितनी स्पीड से काम करने की क्षमता है, कितनी स्पीड से आप कोई काम करते हैं, कितनी फुर्ती है आपके अंदर. सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड हियर इज़ एबिलिटी. ऑप्शन नंबर 3, एबिलिटी. योग्यता है आपकी, ये क्षमता है, पढ़ने लिखने और बोलने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर, तभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन मानी जाती है. सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, एबिलिटी. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 says select the most appropriate option for blank number 4 and our sentence is barriers dash communication hinder the communication process. बैरियर्स का मतलब होता है जो प्रॉब्लम्स आती हैं, हिंडर का मतलब होता है रुकावट बनना. तो बैरियर्स हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में रुकावट बनते हैं. तो इस सेंटेंस को देख के पता चल रहा है कि इसके अंदर एक प्रेपोजिशन का यूज़ होने वाला है. चलिए ऑप्शंस देखते हैं. सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ टू, नंबर 2 इज़ फ्रॉम, नंबर 3 इज़ बाय एंड नंबर 4 इज़ अगेंस्ट. तो अगेंस्ट का मतलब तो होता है किसी के खिलाफ, बाय का मतलब किसी के द्वारा, फ्रॉम का मतलब से. तो द राइट आंसर इज़ टू. Barriers to communication hinder the communication process. Now the next question is question number 11 and it says select the most appropriate option for blank number 5 and it's the last question for comprehension, right? And our sentence is it is very important to dash these barriers so that the transmission of the message can be smooth. बहुत ज़रूरी है इन बैरियर्स का कुछ करना जिससे हमारा मैसेज का आदान प्रदान है वो स्मूथली हो सके, आराम से हो सके. Now the options are number 1 is succeed, number 2 is overcome, number 3 create and number 4 is strengthen. Succeed बना है success से, number 2 is overcome, overcome यानी कि उनके ऊपर पार पा लेना. Number 3 is create, create का मतलब होता है खुद ही बनाना and number 4 is strengthen, मजबूत करना. तो क्या होना चाहिए हमारा राइट ऑप्शन. ना तो हम अपने बैरियर्स को खुद बनाना चाहते हैं, ना उन्हें मजबूत करना चाहते हैं, ना उन्हें सक्सेस करने देना चाहते हैं. क्या करना चाहते हैं हम उनको उनके ऊपर पार पाना चाहते हैं, उन्हें ओवरकम करना चाहते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज़ नंबर 2, ओवरकम. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. सो द क्वेश्चन इज़ select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement. वैसा ही क्वेश्चन है, आपको एरर ढूंढना है और अगर नहीं मिला एरर तो नो इम्प्रूवमेंट आपका आंसर होगा. So the sentence is the captain as well the players were responsible for winning the trophy. And your options are the captain as well as the players was responsible for winning the trophy. Second is no improvement. Third option is the captain also the players were responsible for winning the trophy. Number 4 is as the captain with the players were responsible for winning the trophy. So let me tell you the correct answer and option number 1 is your right answer. अब आप सोच रहे होंगे the captain as well as the players was responsible for winning the trophy. was यहाँ पे क्यों आया? See carefully. इस सेंटेंस के अंदर 2 मिस्टेक्स है. पहली तो इस सेंटेंस को देखते ही पता चल रही है एज वेल एज आना था, राइट? और जब भी एज वेल एज का यूज़ होता है तो 2 नाउन्स तो होते ही हैं, तो वर्ब जो है वो पहले नाउन के अकॉर्डिंग लगती है. इसमें फर्स्ट नाउन है द कैप्टन और कैप्टन जो है सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब वॉज का ही यूज़ होगा. इसमें वर्ड दे रखा है जो कि दूसरी मिस्टेक है. सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर 1. और अगर
द कैप्टन के बजाय द प्लेयर्स फर्स्ट नाउन होता तब यहाँ वर का यूज़ होता। फाइन। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। इसके अंदर ईडियम गिवन है, ईडियम होता है मुहावरा। अ हार्ड नट टू क्रैक, इसका एक्यूरेट मीनिंग बताना है। तो सबसे पहले इसकी हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। नट बोलते हैं अखरोट को और क्रैक माने तोड़ना। अखरोट को तोड़ना मुश्किल होता है ना, तो वही इसका मतलब है कि कोई मुश्किल काम जब आ जाए तब उसको बोलते हैं अ हार्ड नट टू क्रैक। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है जब कई लोग एक साथ कोई प्लेस को छोड़कर चले जाते हैं, उसको बोलते हैं एक्सोडस। सो इसका एंटोनिम बताना है। फर्स्ट है डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब भी चले जाना होता है। अराइवल का मतलब आना होता है। एग्जिट का मतलब भी जाना होता है। और फोर्थ ऑप्शन जो है रिफंड, वो भी वापसी करना होता है। तो इसका सही आंसर होगा अराइवल, ऑप्शन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेलिंग देखने हैं किसकी सही है, तो एक ही सही है ऑप्शन नंबर 3 की, बाकी सब गलत हैं। एग्जिबिट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। अ सॉन्ग संग एट अ बरियल, उसको क्या कहते हैं? बरियल बोलते हैं जब किसी को दफनाया जाता है, एज इन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। तो फर्स्ट ऑप्शन है सोनेट। सोनेट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो पोइम ही होती है नॉर्मल, 14 लाइन्स की पोइम। फिर बैलेड है, बैलेड वीर गाथाओं को बोलते हैं। फिर थर्ड ऑप्शन है हिम्स। हिम्स बोलते हैं प्रेयर्स को। और फोर्थ ऑप्शन है डर्ज। डर्ज बोलते हैं डेथ सॉन्ग को। तो जब कोई मर जाता है तो तब जो सॉन्ग गाया जाता है उसको बोलते हैं डर्ज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। तो मिस्टेक बतानी है इसके अंदर, तो आपके ऑप्शंस हैं आई कैन स्विम व्हेन आई वाज ओनली 5 वेरी फास्ट। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आई कैन स्विम। इसमें कुड का यूज़ होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम है ये मुहावरा है, इसका सही मतलब बताना है। टू टेक फ्रेंच लीव, तो इसका मतलब होता है कि किसी को बिना कुछ इन्फॉर्म किए, बिना कुछ बताए कहीं चले जाना। तो आपके ऑप्शंस है लीव विद रिटन परमिशन, सेकेंड इज लीव विदाउट एनी इंटीमेशन, नंबर 3 इज एक्नॉलेज द होस्ट, नंबर 4 इज वेलकम द होस्ट। 3 और 4 तो बिल्कुल नहीं हो सकते, और 1 भी नहीं हो सकता, रिटर्न परमिशन लेके जाना, और इसका मतलब होता है बिना किसी इन्फॉर्मेशन के चले जाना। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। इंटीमेशन का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। Now the next question is question number 19 that says given below are 4 jumbled sentences, उल्टे पुल्टे sentences दिए हुए हैं। Select the option that gives their correct order. Correct order में इनको set करना है। तो sentences देख लेते हैं। A is however, however से जो start हो रहा है तो ये तो बिल्कुल first नहीं हो सकता। Next option है the general human tendency is to find faults in the policies framed by the government. ये हो सकता है first। दूसरे options भी देख लेते हैं। They blame the government for their slow progress, expecting miracles and magical transformation in their life. D is so people openly criticize and condemn the policy makers. So B आपका फर्स्ट नंबर पे रहेगा। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर, क्योंकि एक ही है जिसमें B को फर्स्ट नंबर पे रखा गया है, और उसके बाद आएगा D, देन C एंड देन A। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने B को ही फर्स्ट नंबर पे क्यों रखा, क्योंकि ए को तो रख नहीं सकते, हाउएवर से स्टार्ट हो रहा है। सी जो है वो भी दे ब्लेम, ऐसा लगता है बीच का सेंटेंस है, ये स्टार्टिंग नहीं हो सकती। और जो ऑप्शन नंबर डी है वो भी सो से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए आपको अच्छे से इनको पढ़ना है, सेंटेंसेस को सभी को। और जो ट्रिक्स मैंने बताया कि स्टार्टिंग देखनी है, पहली बात तो सीक्वेंस डिसाइड करने के लिए आपको स्टार्टिंग देखनी है कि कौन कैसे स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आपको एक कोहेरेंस बनाना है, यानी कि एक कनेक्शन बनाना है इनके अंदर कि ये कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, तब आप इनको सही सीक्वेंस में सेट कर पाएंगे। और कई बार ऐसा हो जाता है कि एक जो फर्स्ट सेंटेंस आपने सोचा, जैसे इसके अंदर था, देखते ही पता चल गया कि बी आएगा फर्स्ट नंबर पे, और फिर ऑप्शंस में देखा तो एक ही ऑप्शन में बी पहले नंबर पे था। तो ऐसे आप अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेलिंग सही किसकी है वो बताना है। तो 1 2 3 4 में देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ योर राइट आंसर, सार्केज़म। इसकी स्पेलिंग सही है, बाकी सब गलत है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21 एंड द क्वेश्चन इज सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स।
नीचे जो सेंटेंस दिया है इसका मतलब बताना है। समथिंग दैट कांट बी हर्ड, इसको क्या कहते हैं? जिसको सुना ना जा सके उसके लिए कोई एक वर्ड। इनफैलिबल, इनफैलिबल का मतलब होता है जो कभी गलत ना हो। इनऑडिबल, जिसको सुना ना जा सके। इर्रेवोकेबल, जो स्थिर हो, कांस्टेंट हो। ऑडिबल, जिसको सुना जा सके। तो आपका राइट आंसर मिल गया है ऑप्शन नंबर 2, इनऑडिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। सेलेक्ट द इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। नरेशन का क्वेश्चन है गाइज, एंड द सेंटेंस इज ही सेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट, कैन यू टेल मी द टैरिफ ऑफ रूम्स। टैरिफ बोलते हैं चार्जेस को, कीमत को। तो ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट दैट इफ ही कैन, दैट और इफ इकट्ठे कभी नहीं आते तो ये नहीं होगा। नंबर 2 इज ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट टू टेल हिम, गलत है। Option number 3 is he asked the hotel receptionist if he could tell him the tariff of rooms. Number 4 is he inquired the hotel receptionist. आप नरेशन में अपनी मर्जी से सेंटेंस के वर्ड्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ योर राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस के लिए आपको ग्रामेटिकल कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर नरेशन में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप ग्रूट एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इज फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। हैंडल दिस ग्लास टेबल विद केयर बिकॉज इट इज़। इस ग्लास टेबल यानी कांच के टेबल को बड़े ध्यान से पकड़ो क्योंकि ये कैसी है? फ्रूगल, फ्रूगल बोलते हैं जो ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, कम महंगी हो जो। फ्रेजाइल, जो एक झटके में टूट जाए। डक्टाइल, जो बहुत सॉफ्ट हो, टेंडर हो। और वॉलेटाइल, जिसमें चेंजेस किए जा सके। क्या होना चाहिए? ग्लास टेबल कैसी होती है? ध्यान हटा और दुर्घटना घटी, वो वाली बात होती है ना। सो ऑप्शन नंबर 2 फ्रेजाइल विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इज सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम बताना है ऑपोजिट, एंड द वर्ड इज क्विएसेंट। क्विएसेंट का मतलब होता है जो बहुत शांत हो, या उदास भी कह सकते हैं उसको, और जिसमें कोई मूवमेंट ना हो, हिले डुले ना, जो स्टेबल हो। तो ऑप्शंस देखते हैं। पीसफुल सही है बिल्कुल, डिजेक्टेड बिल्कुल सही है, उदास को बोलते हैं। इनडिफरेंट, जिस पर कोई असर ना हो किसी चीज़ का। और एक्टिव, जो बहुत एक्टिव हो। एक्टिव तो आपको पता ही है, शरारती टाइप जैसे बच्चे होते हैं। और एक्टिव का और मतलब होता है कि जो एक जगह टिक के ना बैठे जो। तो क्वेसेंट बिल्कुल शांत होता है, एक्टिव उसका ऑपोजिट होता है। तो एंटोनिम आपका ऑप्शन नंबर 4 एक्टिव विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड ऑफ कोर्स ऑफ दिस पेपर एज वेल इज सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिंटिलेटिंग, सिंटिलेटिंग का सिनोनिम बताना है, सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना है। चलिए सिंटिलेटिंग का मतलब क्या होता है वो देखते हैं पहले तो। सिंटिलेटिंग का मतलब होता है कोई चीज़ जो इतनी अट्रैक्टिव हो, अपनी चमक से आपको अपनी ओर आकर्षित करे, ऐसी चीज़। वो फ्लैशेस ऑफ लाइट भी हो सकती है। Something that is very enticing or exciting as well, जिसको देखकर आप एकदम से एक्साइटेड हो जाते हो और उसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो। राइट, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। नंबर 1 इज़ फ्लैटरिंग। फ्लैटरिंग का मतलब होता है चापलूसी करना, जो बिल्कुल भी इसका सिनोनिम नहीं है। नेक्स्ट इज़ बोरिंग, बिल्कुल भी नहीं। ग्लिटरिंग, ग्लिटर, ग्लिटर कहते हैं चमक को, चमकीली चीज़ें जो होती है, ग्लिटर, चमकी जो होती है उसको बोलते हैं ग्लिटर। तो आपको आपका आंसर मिल गया है, लेकिन एक वर्ड और बचा है, उसका मीनिंग और देख लेते हैं। स्टिंगिंग, स्टिंगिंग वर्ड जो है स्टिंग से बना है। स्टिंग कहते हैं डंक को। जब सांप डसता है या बिच्छू डंक मारता है या कोई भी कीड़ा मकोड़ा कुछ काट लेता है तो दैट इज़ कॉल्ड ए डंक। चुभता है ना डंक, तो वही इस वर्ड का मतलब है चुभने वाली कोई चीज़। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सो ऑप्शन नंबर 3 ग्लिटरिंग इज़ योर राइट आंसर। सो गाइज दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर ऐसी ही वीडियोस आप और चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा, मैं और ज़रूर बनाऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।